नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। सबसे पहले बात बजट सत्र की। बजट सत्र से पहले उत्तराखंड विधानसभा में हवन किया गया है। गैरसैंण विधानसभा में हवन करते हुए स्पीकर नजर आए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बजट सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा में हवन पूजन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने हवन यहां पर किया है। राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना इस दौरान स्पीकर ने की है। साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जो विधानसभा का सत्र है वो शांतिपूर्वक तरीके से और सुचारू रूप से चलेगा, ताकि राज्य के विकास से जुड़े हुए काम इस सत्र के दौरान किए जा सकें। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू हो रहा है और इस बजट सत्र पर पूरी दुनिया, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए इस बजट सत्र में क्या कुछ खास रहेगा, इसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर अपने संबोधनों में ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर अगला दशक उत्तराखंड का होगा तो फिर उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए रोजगार के पिटारे की बात हो या फिर संसाधनों की बात हो, इसमें क्या कुछ खास है, उस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी रहेंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजट सत्र से पहले हवन पूजन किया गया है। आपको बता दें कि गैरसैंण विधानसभा की ये तस्वीरें, जहां पर बजट सत्र से पहले हवन पूजन करती हुई स्पीकर आपको नजर आ रही हैं। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी लिस्ट तैयार कर ली गई है कि किन मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करनी है। चाहे बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की हो, देहरादून में युवा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की हो, भर्ती घोटालों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की हो, तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार की घेराबंदी करने में कांग्रेस पार्टी लगातार जुटी हुई है। और सत्र के दौरान भी कांग्रेस पार्टी यही चाहेगी कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज उठाई जाए। हरीश रावत का बयान भी इससे पहले हमने आपको सुनवाया था कि किस तरह से वो कहते हुए नजर आए थे कि जो बजट सत्र होगा उसमें जनता से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे, किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता भी दी जाएगी और अब शांतिपूर्वक तरीके से बजट सत्र हो सके, इससे पहले परंपरागत तरीके से गैरसैंण विधानसभा सत्र में हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विकासनगर में यूजेवीएनएल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला अब सुर्खियां पकड़ने लगा है। दरअसल मामले को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया है। लोगों को डर सता रहा है कि उनके सर से उनकी छत छीन ली जाएगी। बता दें कि विकासनगर में जल विद्युत परियोजना का डाकपत्तर से लेकर कुल्हाल तक का क्षेत्र अवैध कब्जे को लेकर चर्चाओं में रहता है। डाकपत्तर, ढगरानी, कुल्हाल ये वो गांव हैं जिसके बीच से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाई गई शक्ति नहर होकर गुजरती है, जिसके दोनों ओर संबंधित विभाग की खाली और ढांगनुमा सैकड़ों बीघा जमीन पर साल दर साल लगातार अवैध कब्जे होते रहे, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली। 80 के दशक में जहां पहले चंद कच्चे और झोपड़ीनुमा मकान हुआ करते थे, वहीं पर अब मौजूदा वक्त में सैकड़ों पक्के मकान और कई दुकानें बन चुकी हैं। कई बार विभाग ने कब्जाधारियों को नोटिस भी भेजा, लेकिन जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद विभाग ने कब्जाधारियों को 11 मार्च तक डेडलाइन दे रखी थी। वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है और अब अवैध कब्जाधारियों के मन में डर बैठ गया है कि उनके सर से छत कहीं छीन ना ली जाए। डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब लगातार लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके। लेकिन सवाल यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उठता है कि जब अवैध कब्जा जमीनों पर हो रहा था, उस वक्त ये प्रशासनिक अधिकारी कहां सो रहे थे? उस वक्त क्यों कदम नहीं उठाए गए? क्यों जहां पर पहले कच्चे मकान हुआ करते थे वहां पर पक्के मकान बन गए हैं, दुकानें वहां पर बन गई हैं, और जब ये निर्माण कार्य चल रहा था आखिर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से अब ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, आपको याद होगा किस तरह से वनभूलपुरा में इसी तरह का मामला गरमाया था, उसके बाद मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था, और अब क्या ये मामला भी हाईकोर्ट तक पहुंचेगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। मुझे समस्या है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं और गरीब हालत में यहाँ पे बैठ रखे हैं, और सरकार ने जो है हमें मकान बनाने के पैसे भी दिए थे, 39,000 रुपये दिए थे, और सरकार आज हमें तबाह कर रही है। क्यों कर रही है? या तो पहले पैसे नहीं देती, ना बिठाती,
और हमें जो है बिजली पानी क्यों दी? अगर सरकार के पास दम नहीं था तो सरकार ने हमें क्यों कनेक्शन दिया? मेरा डबल। तो लोगों को बुलडोजर कार्रवाई का डर सता रहा है, आशियाना उजड़ने का डर सता रहा है, जिसके बाद अब लोगों ने विधायक से गुहार लगाई है। नवाबगढ़ के सैकड़ों हिंदू और मुस्लिम परिवार के लोगों को सर से छत छीनने का डर सता रहा है। लिहाजा लोग विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी परेशानियां विधायक के सामने रखी। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों से फोन पर बात की और मामले में जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसमें दिग्गज नेता भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी ऋषिकेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा केवल हाथ से हाथ जोड़ने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, लोगों के हाथ को पकड़कर उनके दिलों तक पहुंचने की यह यात्रा बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए जनता को यह संदेश है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। तो हरीश रावत की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो कांग्रेस के सामने दिक्कतें कई सारी हैं। उन दिक्कतों से पार पाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और उससे पहले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपना किला बचाना भी कांग्रेस के लिए प्राथमिकता होगी। ये दो राज्य कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं होने वाले हैं। और जिस तरह से पहले भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को नजर आया था, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालकर बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन क्या पार्टी का जो पुराना जनाधार था वो पार्टी के साथ लौटेगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो ये यात्राएं कांग्रेस पार्टी निकाल रही है उसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ये यात्रा जो है परिवर्तन की यात्रा है। इसमें हम जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुंचे, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, घर, सब चीजें बढ़ गई, सब चीजों के, और आमदनी लोगों की सिकुड़ रही है, आमदनी रसातल में जा रही है। किसानों को गन्ने का। राहुल गांधी को लेकर स्वामी रामदेव के बयान के बाद सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि स्वामी रामदेव को उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने वाशिंगटन में जो बयान दिया वो सही है। बाबा रामदेव की सीख का वो आदर करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को बीजेपी के उन नेताओं के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए अपने ही देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे। बता दें कि राहुल गांधी ने वाशिंगटन में आरएसएस और बीजेपी को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा था कि कुछ लोग खाते हिंदुस्तान का हैं और गीत दूसरों का गाते हैं। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है, और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहाँ तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए थे। तो जिन्होंने विदेश की धरती में अपने देश की राजनीति को उठा करके एक सर्वमान्य नियम की अवहेलना की, तो वो नियम की भी जो है, मैं संत हमेशा जो है। ऋषिकेश की तर्ज पर अब देवप्रयाग में भी पर्यटकों को मरीन ड्राइव देखने को मिलेगी। इसको लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए जो बजट का प्रारूप है वो भी सरकार को भेजा जा चुका है। देवप्रयाग के विधायक विनोद खंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बात की थी, जिसके बाद
मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को पूरा करते हुए मरीन ड्राइव के लिए हामी भरी है और अब सरकार में इसका प्रस्ताव भी पहुंच चुका है, जो जल्द धरातल पर देखने को मिलेगा और इससे देवप्रयाग में आने वाले पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये तो क्या कि गंगा आरती होनी चाहिए, पर वहाँ के जो हमारे पंडित समाज के लोग हैं उनसे बेटर काम किया है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि टुंडेश्वर जो पुल है वहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, जो संगम के बीच में, जो दोनों नदियों के बीच में एक टापू आपने देखा होगा, वो पुल भी अब अंतिम चरणों में, लगभग फाइनल स्टेज में, जुलाई से अब जून तक वो पुल भी जनता को समर्पित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑल वेदर रोड के आने से देवप्रयाग में पर्यटक की स्थिति बढ़ी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पिछले कार्यकाल में मरीन ड्राइव की घोषणा की थी, तो वो भी मरीन ड्राइव जो देवप्रयाग में बनने जा रहा था उसका भी जो है उसकी फाइनेंस वो बैठक शुरू होने वाली है, होने जा रही है जब भी होगी आजकल में। और क्योंकि वहाँ से होगी कि देवप्रयाग के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, वहाँ पर एक मरीन ड्राइव बनना चाहिए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। तो उसमें 80% काम हो गया, एस्टिमेट उसका शासन में आ गया, तो उसमें जो है HPC की बैठक जब भी होगी। रुड़की में भारत भूषण शर्मा को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें रुड़की कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सचिन गुप्ता के रुड़की कैंप कार्यालय में सुशील कश्यप ने भारत भूषण शर्मा को यह जिम्मेदारी दी। भारत भूषण शर्मा ने कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। उपाध्यक्ष बनाया गया सेवा दल का और सुशील कश्यप जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके प्रति मैं अपना निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस को मजबूत करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के हाथ। चमोली में पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है, जिस पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। चमोली के देवाल में सरकारी वन और वनीकरण क्षेत्र में पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है, जिस पर उप जिलाधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। मामले में SDO और बद्रीनाथ DFO से बातचीत के बाद मध्य पिंडर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकोट वन क्षेत्र में पेड़ों के कटान का मामला सामने आया था। अब उप जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये साफ हो सके कि पेड़ काटने की इजाजत किसके स्तर पर दी गई है। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें बताया गया कि वन पंचायत सरकोट में कुछ जो पेड़ हैं वो कटे हुए वहाँ पे पाए गए हैं। तो जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके बाद मैंने जो है संबंधित जो SDO है इसको इसमें जांच हेतु लिख दिया गया है। हम अपने विभाग से भी, राजस्व विभाग से भी उसमें चेक करवा रहे हैं कि क्या मामला है। तो रिपोर्ट जैसे मेरे पास आती है तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई हो। पौड़ी में राजस्व पुलिस और आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। 28 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त टीम ने तहसील पौड़ी के पोखरीखेत में 28 बोतल अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं तस्कर के वाहन को सीज कर दिया गया है। राजस्व विभाग को लंबे वक्त से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की शिकायत मिल रही थी। राजस्व पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ एक संयुक्त टीम का गठन किया, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। राजस्व पुलिस को पोखरीखेत में एक कार से 28 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। टीम ने तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब तहसीलदार पौड़ी हरेंद्र खत्री ने बताया कि आरोपी तस्कर लंबे वक्त से शराब तस्करी को लेकर क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसके वाहन को भी सीज कर दिया गया है। जैसे ही मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि पोखरीखेत पातल में अवैध शराब बिक्री करते हुए एक वाहन जा रही है, इसी सूचना पर हम तुरंत मौके पर गए और मेरे साथ टीम में राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि, दीपक बेरवाल राजस्व निरीक्षक, मेहराज अहमद राजस्व निरीक्षक, हम मौके पर गए। मौके पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ और शांति भंग होने का अंदेशा होने के कारण जो है मैंने जो है एक्साइज आबकारी निरीक्षक को सूचना दी। आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे। हमने उक्त वाहन को पकड़कर आबकारी निरीक्षक के हैंडओवर। बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।